सो बेटा आफ्टर एंडिंग विद रे ऑप्टिक्स हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले बैच की एक होनहार छात्रा सना जी का बर्थडे है, तो विशिंग नहीं वीडियो नहीं हटेगी, मैंने बोला तो सना जी विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बोल दिया ना, ठीक है। तो क्लास का शुभारंभ जो भी करने से पहले एक चीज़ दिमाग में डाल लेना बेटा कि वेव पार्टी नहीं बेटा, वेव्स अपने आप में बहुत बड़ी पार्टी है। वेव ऑप्टिक्स कहीं ना कहीं क्या 100% 11th क्लास की वेव से रिलेटेड रहेगा। हम लोग इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने 11th में पढ़ी थी, और मोस्टली जितने मैं चेहरे देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक भी ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट 12th में आया और 11th में नहीं था, है ना। सारे 11th के तो यही हैं। 12th में कुछ नए चेहरे हैं जिन्होंने वेव्स नहीं पढ़े थे, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, जो 11th के वेव्स हैं जो आएंगे उनको मैं दोबारा से करा दूंगा, उनकी आप दिक्कत ना लें। सेकेंड थिंग, वेव ऑप्टिक्स बच्चों को ऑलमोस्ट टफ लगता है, इसलिए एक ही सॉल्यूशन है, डेली टू डेली जो काम कराया है घर जाके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, ठीक है। क्वेश्चंस की आप लोग टेंशन मत लीजिए, जो हमारे पास क्वेश्चन सेशन होते हैं उसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। उसके अलावा क्लास में जो 2-4 न्यूमेरिकल रहते हैं वो हम लोग रखेंगे, लेकिन आज न्यूमेरिकल तो नहीं होगा, है ना। ऑप्टिकल पाथ, ऑप्टिकल वगैरह वाले वो अगली क्लास में पहुँचेंगे, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बेस तो बनाना पड़ेगा, है ना। बट हाँ, कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके बेस पर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स हमारे पास बेसिकली लाइट के लिए था, और लाइट में पिछली बार जो हमने चैप्टर पढ़ा वो हमने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ा था। जब मैं आपको रे ऑप्टिक्स बता रहा तो मैंने कहा कि वो जो एक पार्ट है वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है। अभी जो ऑप्टिक्स है कौन सी आ गई, वेव ऑप्टिक्स आ गई। अब ये आई क्यों, तो बेटा कहानी है 17th सेंचुरी की। किस सेंचुरी की, 17th सेंचुरी की। अगर आप ईयर बात करेंगे तो 1675 जो था और 1678, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, पर जहाँ तक दिमाग काम कर रहा है तब तक का बता रहा हूँ। ये बात यहाँ पर न्यूटन साहब की है, और ये बात यहाँ पर हाइजेंस साहब की है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 साइंटिस्ट हैं। अपने आप में पहला नाम तो आपको पता है, इस नाम का दबदबा था फिजिक्स में, लेकिन इस नाम के दबदबे की वजह से उस समय पर जो हाइजेंस साहब ने डिस्कवरी करी थी वो गलत प्रूफ कर दी गई थी, लेकिन वो गलत नहीं थी। इवन जो न्यूटन साहब ने बात बोली थी वो गलत थी। क्या बात बोली थी अभी देखेंगे, पर उससे पहले आप लोगों को मैं एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि लाइट क्या था, कैसे कैसे आया। तो न्यूटन साहब ने बोला कि लाइट कॉर्पस्कल्स है। हाइजेंस साहब आए, उन्होंने कहा लाइट एक मैकेनिकल वेव है। फिर उसके बाद आपके पास और साइंटिस्ट आए, वैसे तो जो आप पढ़ेंगे यंग्स और फ्रेजनल, इन्होंने काफ़ी कुछ वेव नेचर ऑफ लाइट पे काम किया। बात यहाँ पे बनी नहीं, तो प्लैंक्स साहब आए। प्लैंक्स के कुछ आइडिया का इस्तेमाल करते हुए आइंस्टाइन ने 1905 में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, जहाँ पर उन्होंने लाइट को, अब जो यंग साहब थे उन्होंने बोला लाइट एज अ वेव, जो मैक्सवेल थे, फिर जो मैक्सवेल थे उन्होंने बोला लाइट एक ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हिस्ट्री देखो अभी चलती आ रही है। फिर मैक्स प्लैंक ने कुछ पोस्टुलेट्स दिए अपने, उन्होंने कहा कि लाइट पैकेट्स और बंडल का है, जिसको हम लोग फोटोन बोलते हैं। और इस चीज़ को इस्तेमाल करते हुए आइंस्टाइन साहब ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिया, जहां पर उन्होंने बोला कि लाइट बिहेव्स एज पार्टिकल, ना कि वेव। फंस गए, कोई कह रहा है लाइट वेव है, कोई कह रहा है लाइट पार्टिकल है। तो यहाँ पर अच्छे खासे साइंटिस्ट है, कौन से, डी ब्रॉगली। तो ये जो साइंटिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ ना, अभी मैं सारे इंट्रोड्यूस करूंगा इस चैप्टर में नहीं, जब लोग एटम्स एंड न्यूक्लियाई वगैरह ड्यूअल नेचर पढ़ेंगे बेसिकली, वहाँ पे डी ब्रॉगली का पूरा कंट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन मैं जो अभी आपको बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, कहाँ से हिस्ट्री शुरू हुई थी, न्यूटन साहब की कॉर्पस्कुलर थ्योरी से। न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसके बाद हाइजेंस की थ्योरी, और उसके बाद यंग्स की थ्योरी, कुछ फ्रेजनल की थ्योरी, ये हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। फिर जो डी ब्रॉगली थे
उन्होंने ध्यान से देखा और उन्होंने कहा भैया लड़ाई वड़ाई की जरूरत नहीं है, लाइट के पास ड्यूअल नेचर है, यानी कि वो वेव की तरह भी काम करेगा और पार्टिकल की तरह भी काम करेगा, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले जो न्यूटन साहब थे, इनकी जो थ्योरी थी वो थी कॉर्पस्कुलर थी। कौन सी थी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कॉर्पस्कुलर थ्योरी से ये लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे कि रिफ्लेक्शन को, दूसरा रिफ्रैक्शन को, और तीसरा रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन। रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन क्या है, किसी को याद है? सीधी लाइन बेटा, बिल्कुल ठीक है, सीधी लाइन, यानी कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इन तीन फंडा को प्रूफ कर पाए थे। लेकिन उसके अलावा भी लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज थी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, और पोलराइजेशन। इनमें से कोई भी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। न्यूटन साहब ने कहा था कि जो लाइट है वो छोटे छोटे कॉर्पस्कल्स की बनी हुई है, और ये जो कॉर्पस्कल्स हैं दे कैन बी स्ट्रेच्ड। क्या हो सकते हैं कॉर्पस्कल्स? स्ट्रेच हो सकते हैं। और जब वो स्ट्रेच हो सकते हैं तो उन्होंने कहा कि यहां पर लाइट पड़ी, पर ये लाइट कैसे पड़ी? इन द फॉर्म ऑफ टाइनी कॉर्पस्कल्स। ये छोटे छोटे क्या है हमारे पास? कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल होता है एक सेल की तरह। रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स बोलते हो, बायो वाले बच्चे हो शायद आप, तो है ना। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी मतलब छोटी छोटी फॉर्म ऑफ लाइट में हमारे पास। और ये कॉर्पस्कुलर कैसे? इलास्टिक स्ट्रेच्ड कॉर्पस्कल्स, जो इलास्टिसिटी भी शो कर रहे हैं और स्ट्रेचेबिलिटी भी शो कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा जब ये किसी प्लेन सरफेस पे स्ट्राइक करते हैं ना, तो क्योंकि ये इलास्टिक है तो यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन होता है। क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो जाता है, और कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता, हालांकि ऐसा मुश्किल है। तो जैसे आए थे उसी एंगल पे क्या चले जाएंगे? बिल्कुल कॉर्पस्कल्स वापस चले जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे शेप की लॉस नहीं, क्योंकि स्ट्रेच ही तो कर सकते हैं। तो टकराए होंगे, स्ट्रेच और क्या रिवर्स अपनी शेप रिवर्स करके वापस उसी पाथ पे चले गए होंगे, जिस पाथ से आए उस एंगल पे चले गए होंगे। तो ऐसे समझाने पर उन्होंने क्या समझा दिया कि भैया लाइट का रिफ्लेक्शन यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। न्यूटन साहब की बात थी, मना तो कर नहीं सकते थे भैया, दबदबा था न्यूटन का। जैसे आज के टाइम पे हमारे पीएम साहब का है ना, कुछ भी बोलेंगे भाइयों बहनों, तो अगर थाली बजाओगे तो थाली बजाने लग जाएंगे सारे, है ना। तो मतलब कुछ चीजें हैं जो फैक्ट्स अगर होते हैं तो उन पे ही रहो, है ना। किसी ने कह दिया कितना ही बड़ा आदमी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। पर अंधों में काना राजा, उस समय न्यूटन का बोलबाला था, तो न्यूटन साहब जो बोलेंगे वही सही होगा, हाइजन साहब बोलेंगे वो गलत होगा। दिक्कत क्या थी कि दोनों सेम दौर के आदमी थे। जैसे राहुल गांधी बेचारे गलत दौर में पैदा हो गए ना मोदी जी की, कुछ भी बोलेंगे गलत ही होगा। इवन वो जो बोलेंगे उसके ऐसे बीजेपी जीतेगी, है ना। तो एक मीम आई तो थी, हमें भी राहुल बहुत जिताता है, तो जैसे इंडिया को वर्ल्ड कप में राहुल जिता रहा है। चलिए संडे की छुट्टी रहेगी इस बार, वर्ल्ड कप फाइनल है ना, कोई टेस्ट नहीं है आप लोगों के, सारे टेस्ट कैंसिल, है ना। इंडिया इंडिया जोमाटो जोमाटो। चलिए तो यहां से इसने क्या प्रूफ किया? I इक्वल टू आर। वेल यहां पर बात हुई कि ठीक है ये बात तो हमने मान ली आपकी, पर आप रिफ्रैक्शन को कैसे प्रूफ करोगे? किसको प्रूफ करोगे? रिफ्रैक्शन को। देखो यहां से बात ही प्रूफ होती है कि छोटे छोटे कॉर्पस्कल्स आ रहे हैं और बिल्कुल सीधे ही आ रहे हैं, तो ये रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन को भी ओबे कर ही रहे हैं। दूसरा अगर टकराएंगे भी तो बिल्कुल स्ट्रेच सीधे लाइन में होंगे, ऐसा इन्होंने बोला था। टकराएंगे तो बिल्कुल जैसे टकराए वैसे ही वापस चले जाएंगे। तो बेसिकली ये भी बिल्कुल रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन ऑफ लाइट को फॉलो कर रहा है। बात है रिफ्रैक्शन की, उसने कहा ये लो रिफ्रैक्शन से समझना है तुम्हें। ये देखो ये मीडियम क्या है? लेट्स से रेयर मीडियम। ये मीडियम क्या है? डेंसर मीडियम। इन्होंने तो ये तक कह दिया था, ध्यान सुनना, कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि न्यूटन साहब की थी, उन्होंने ये बात तक कही थी कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो डेंसर मीडियम में अगर v2 है और v1 है तो असलियत में नहीं, जो उन्होंने कही थी
उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो स्पीड ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में वो ग्रेटर रहेगी एज कंपेयर टू रेयरर मीडियम। पर ये बात तो गलत है, तो हम लोग रे ऑप्टिक्स में देख चुके हैं पूरा, है ना। अब कहानी आई कि ये इन्होंने प्रूफ कैसे किया, तो इन्होंने कहा कि भाई बड़ी बात थोड़ी है, मैं न्यूटन हूं। सुनो अब मेरी बात, उन्होंने कहा डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम में फर्क क्या है, तो लोगों ने बताया सर यहाँ पे पार्टिकल होते हैं दूर दूर, रेयरर मीडियम में पार्टिकल क्या होंगे सर, दूर दूर, पास पास थोड़ी नहीं बेटा, अरे हाँ, डेंसर में पार्टिकल क्या होंगे बेटा, कंपैरिजन टू रेयरर पास पास होंगे, राइट, ये पार्टिकल पास पास होंगे। अब ये पार्टिकल क्या लगा रहे होंगे आपस में एक दूसरे पर, फोर्स लगा रहे होंगे। देखो कोई भी चीज अगर हमारे पास रहती है तो वो किसकी वजह से है, उसके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसी भी चीज के बीच में, उतनी ही पार्टिकल क्या रहेंगे, मजबूत रहेंगे, स्ट्रांग रहेंगे, राइट। आज तो बिल्कुल परफेक्ट आ रही है, वीडियो ब्लर तो नहीं है ना। आज सना देख रही है बर्थडे गर्ल, चल देखा कितनी बार प्रमोशन कर दिया मैंने आपको। चलिए तो यहाँ पर अभी हमारे पास क्या है कि जो यहाँ पर पार्टिकल्स हैं वो क्या है बेटा, क्लोजली अटैच हैं। अब ये क्लोजली अटैच होने की वजह से इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बेटा। तो जब इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये क्या करेंगे, जो ऊपर से लाइट की रे आ रही है उसको तेजी से अपनी तरफ खींचेंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो ये खींचेंगे भी तेजी से ना। बात तो ये कहती है ना, किसी भी चीज के पास जितनी ज्यादा फोर्स होगी वो उतनी तेजी से उसे खींचेगा। तो ये क्या कहता था कि भाई ये यहाँ पर है तो ये अपने पास, ये दूर जाना चाह रही है, ये कह रहा है तू दूर कैसे चला जाएगा, ये पार्टिकल सारे अपने पास खींचेंगे और तेजी से खींचेंगे। और क्योंकि तेजी से खींचेंगे इसलिए जो वेलोसिटी है ये ज्यादा होगी किसमें, डेंसर मीडियम में, और इसलिए लाइट की जो रे है ये मुड़ जाती है जब रेयर से डेंसर मीडियम में आती है। देखो ये चीज उन्होंने भी प्रूफ करी थी। मैंने जब आपको प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन पढ़ाया तब मैंने आपको बताया था न्यूटन साहब का इन्वॉल्वमेंट वहां पे भी था। इन्वर्टेड प्रिज्म रख के जब 7 लाइट से 1 लाइट पे कन्वर्ट कर दिया था, न्यूटोनियन प्रिज्म, राइट। तो ऐसा नहीं है कि वो ऑप्टिक्स के बारे में नहीं जानते थे, लेकिन जो थ्योरी उन्होंने प्रूफ करने के लिए दी है गलत, समझ में आया। तो उनके हिसाब से थ्योरी ये थी, हालांकि ये थ्योरी कहीं भी नहीं पूछी जाती, ईयर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इनके बीच में 4-5 साल के अंतर था, पर थे 17वीं सेंचुरी के, इतना श्योर है। ठीक है, बात कहाँ की चल रही है, 17वीं सेंचुरी। यहाँ तक कहानी क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट आए वो आए हमारे पास हाइजेंस साहब। हाइजेंस साहब के बाद जो कहानी आई वो कुछ ठीक ठीक थी, लेकिन इनकी जो कहानी थी ये भी थोड़ी अजीब ही थी। कुछ तो अजीब ही थी, पर उनका जो स्टेटमेंट था वो किस चीज, मतलब उनकी जो पूरी थ्योरी थी वो किस चीज के ऊपर बेस्ड थी। तो भैया उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा लाइट इज अ मैकेनिकल वेव। लाइट क्या है, एक मैकेनिकल वेव। लाइट क्या है बेटा, एक मैकेनिकल वेव। वेल, जब मैंने आप लोगों को क्लास 11th में ये चैप्टर पढ़ाया था वेव, तब उस समय मैंने आपको मैकेनिकल वेव्स पढ़ाए थे। ऐसे वेव्स जिनको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, प्रोपोगेट करने के लिए, वो हमारे पास मैकेनिकल वेव होते हैं बेटा। हाँ, कोई भी वेव बेटा जिसको मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए, वो सारी वेव मैकेनिकल वेव है ना। अब वो लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसफर बात अलग हो जाएंगी। हाँ, सो अभी हमारे पास कहानी तो ये नहीं है, अभी तो ये है जिसको भी मीडियम चाहिए वो मैकेनिकल वेव, राइट। तो हाइजेंस साहब ने बात तो यही कही थी कि जो हमारे पास लाइट है वो कैसी वेव है बेटा, एक मैकेनिकल वेव। मतलब क्या है, अगर लाइट एक मैकेनिकल वेव है तो सन से लाइट यहां तक कैसे आ रही है। लोगों के दिमाग में तो सवाल थे, पर उन्होंने कहा कि स्पेस में हमारे पास एक मीडियम है जिसका नाम है ईथर। आइथर है, वैसे तो गॉड से कनेक्शन का होता है, लेकिन किताबों में आइथर चलते चलते ईथर हो गया, है ना। किताबों में बेटा एक्चुअल में आइथर जो था ना, ये एक्चुअल में गॉड से रिलेटेड था। ग्रीक में इसका मीनिंग कनेक्शन विद गॉड था समथिंग, तो वहां से टर्म आया था। उन्होंने कहा था कि आइथर एक मीडियम है जो कि हमारे पास स्पेस से लेकर अर्थ तक फैला हुआ है, और उस मीडियम से कनेक्ट होते क्योंकि मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लाइट को। जब इसने मैकेनिकल वेव की बात करी तो वो मीडियम क्या था, उन्होंने कहा आइथर मीडियम, लेकिन किताबों में वो आइथर चलते कहां तक पहुंच गया है, ईथर। आइथर किताबों में ईथर कुछ नहीं है, आइथर था वो।
पर ठीक है, चलते चलते ईथर हो गया तो हम भी बोलेंगे ये ईथर है। मैंने दोनों चीज़ बता दी, सही क्या है। उन्होंने जो बात बोली थी वो ये थी, लेकिन जो किताबों में छप छप के अब तक गलत बात पहुंच चुकी है वो ये है। ठीक है, वेल कहानी ये थी कि उन्होंने कहा एक मीडियम है, अब मैं भी ईथर बोल लूँ, पढ़ा तो मैंने भी ईथर पर सच्ची। तो एक मीडियम है आइथर मीडियम, जिससे कनेक्ट होने के बाद लाइट अर्थ तक पहुंचती है। तो लोगों ने कहा कैसे, तो उसने कहा टेंशन क्यों ले रहे हो। तो यहां पर आपके पास आते हैं हाइजेंस कंस्ट्रक्शन। क्या आता है बेटा, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन। अब यहां पर हाइजेंस कंस्ट्रक्शन को समझने के लिए वाटर बॉटल है किसी के पास, बड़ी प्लेट है, चलो मैं ऐसे समझाता हूं, ऐसे नॉर्मल सी चीज है, इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। मैं एक बड़े से भगोने में अगर पानी लेता और ऊपर से उसके ऊपर कोई स्टोन डालता, तो आपको क्या दिखते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल्स, जिसको आप रिपल्स बोलते हैं, पानी के लिए रिपल्स बोलेंगे उन्हें, राइट। अगर आप एक स्टोन को ड्रॉप करते हो तो आपके पास ये स्टोन अगर यहाँ पर ड्रॉप हुआ है किसी तालाब में, तो जैसे इस बच्चे ने बोला कि हमें कंसेंट्रिक सर्कल्स नजर आएंगे, तो बेसिकली कुछ इस तरीके के सर्कल्स नजर आएंगे। ये पहला सर्किल। अब ऐसा तो नहीं कि सिर्फ एक ही सर्किल नजर आएगा, ये दूसरा सर्किल नजर आएगा। सिमिलरली हमारे पास एक और सर्किल नजर आएगा। तो बेसिकली ये क्या है हमारे पास, रिपल्स। ये क्या है हमारे पास, सारे के सारे रिपल्स हैं, जो कि हमारे पास किसमें डेवलप हुए हैं, पॉन्ड में। कब हुए, जब आपने सोर्स डाला, राइट। ये कहीं तो समझ में आ रही है, यही वो डालने पर ऐसे ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन गए। तो उन्होंने कहा कि एक अगर कोई पॉइंट सोर्स होता है तो वो एक नया वेव फ्रंट देता है। अभी वेव फ्रंट क्या है, वेव फ्रंट क्या है, तो उन्होंने कहा वेव फ्रंट एक ऐसा पोजीशन है जहां पर अगर आप कोई एक पॉइंट लेते हैं, उस वेव फ्रंट पर सभी पॉइंट सेम फेज में होंगे, और उस पॉइंट को उसने नाम दिया लोकस का। अभी ये बहुत ही कंफ्यूजन हो गया, यहां समझो। ये एक पॉइंट सोर्स है आपके पास लाइट का, और ये जो आपको मैंने एक सर्कल दिखाया, ये क्या है, इसका वेव फ्रंट। इस वेव फ्रंट पर कोई भी एक पॉइंट, ये इनको हम लोग बोल रहे हैं लोकस। इसने बोला जितने भी लोकस हैं ये सभी के सभी सेम फेज में होंगे। इवन ये भी बोल दिया था ये सभी के सभी सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे होंगे। वेल, सेम फेज का मतलब आप समझो, इक्वेशन ऑफ वेव किसी को याद है, क्या होती थी, y इज इक्वल्स टू a sin omega t, a sin omega t प्लस फाई या kx, राइट। देखो अगर हम लोग फाई लिखते हैं तो केवल फाई कोई फेज डिफरेंस या फेज बोल देते हैं, इसलिए मैं kx लिखता हूं, बात चल जाएगी, फाई से भी दिक्कत नहीं है। बट अगर मैं सिर्फ फाई को स्पेसिफाई करूं ना बेटा, तो कई किताबों में सिर्फ फाई फेज डिफरेंस देता है। तो मुझे जो बताना है वो ये बताना है कि ये जो चीज है ये पूरा एक फेज है। और अभी टेंशन मत लो, ये सब समझाऊंगा मैं तुम लोगों को। अभी के लिए समझो कि मैं इस फेज को क्यों इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, कि इस पॉइंट जो भी बनाया है मैंने इस वेव फ्रंट पे, ये क्या है आपका एक वेव फ्रंट। तो ये जो लोकस होंगे इस वेव फ्रंट पर, ये सभी क्या होंगे, इसी फेज में होंगे, ओमेगा टी प्लस के। हाँ, इस साइन के फंक्शन चेंज हो सकते हैं। कैसे चेंज होंगे, कोई ऊपर है कोई नीचे, तो ऐसे तो होता है रिपल्स में, एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, लेकिन है सारे सेम फेज में। ऊपर भी जाएगा भाई, एक नीचे की तरफ भी जाएगा, लेकिन है सारे सेम फेज में। क्लियर है, यानी कि जितना ऊपर ये उछल रहा होगा उतना ही ऊपर ये उछल रहा होगा, उतना ही ऊपर ये उछल रहा होगा। ये फेज सेम है सबका, ऑसिलेट सेम उसमें करें। और ये जो पॉइंट्स इन्होंने बोले, ये क्या बोले इन्होंने, लोकाई। क्या बोले, लोकाई। ये जो पॉइंट आया इसको अगर मैं ध्यान से जोड़ देता हूं तो ये मेरे पास, ये तो वेव फ्रंट ही है बेटा पूरा, ये तो मेरे पास पूरा एक वेव फ्रंट है। यहां पर इसने बोला, ध्यान सुनना इस चीज को, कि पहले मैं हाइजेंस कंस्ट्रक्शन से सुनाता हूं, फिर मैं इसको यहां पर लेके आता हूं, ठीक है। हाइजेंस कंस्ट्रक्शन ऐसे समझो, अगर आपके पास एक प्लेन सोर्स है,
क्या है बेटा? प्लेन सोर्स है। इस प्लेन सोर्स पर यहां पर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट लोकल है, या फिर अभी सोर्स मान सकते हैं, ठीक है। आपने क्या किया, एक कंपास में डिस्टेंस फिक्स किया। क्या किया? एक कंपास में डिस्टेंस फिक्स कर दिया कि भाई ले इतनी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना फिक्स कर दिया, यहां पे लगाया और एक आर्क लगा दिया। लेट्स से कि यहां से मैंने ऐसे लगाया तो ये आर्क लगेगा यहां पर। फिर डिस्टेंस तो चेंज नहीं करना मेरे को, ये लेके जाऊंगा फिर ऐसे आर्क लगाऊंगा, ये लेके जाऊंगा ऐसे आर्क लगाऊंगा। बेटा सारी चीजें क्लियर है? तो ये एक आर्क लगेगा और ये एक आर्क लगेगा। लेट्स से ये पॉइंट मेरे पास ए था, लेट्स से ये पॉइंट मेरे पास बी था। अब इन आर्क के कॉमन टेंजेंट को जब आप जोड़ेंगे, इन आर्क के कॉमन टेंजेंट को जब आप जोड़ेंगे, जुगाड़, ठीक है। टेंजेंट कॉमन, अरे वही है, बस लाइन आसान तरीका कर दिया है, तो मैं समझ तो आ गया ना कैसे जोड़ा है। तो आपको जो नया सोर्स मिलेगा ये एक नया वेव फ्रंट होगा। तो एक सोर्स से नया वेव फ्रंट है। सिमिलरली यही कहानी करेंगे ऐसे आगे, तो यहां पर भी यही कहानी होगी। इनके टेंजेंट को जब आप जोड़ोगे तो एक नया वेव फ्रंट आएगा, एंड सो ऑन, चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। समझ में आ रही है ना कहानी? सिंपल सी। तो ये जो था हमारे पास, ये क्या है? नया वेव फ्रंट, ए डैश बी डैश पूरा, राइट। अब ये जो पॉइंट था, लेट्स से एक्स, और लेट्स से ये वाला जो पॉइंट था जहां पे मैंने आर्क लगाया है, बिल्कुल सीधा ही आर्क लगाऊंगा, ऑब्वियस सी बात है। ये आप नापोगे तो तीनों बराबर ही आएंगे। एक्स से एक्स डैश, वाई से वाई डैश, जेड से जेड डैश। क्या तीनों में कोई अंतर होगा? बिल्कुल सेम होंगे, सेम डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा, क्योंकि हमारे पास और तो कोई चीज है नहीं, मीडियम वगैरह तो कुछ है नहीं। अगर हाँ मीडियम चेंज करता तो इनकी वेलोसिटी में चेंज हो जाता, लेकिन अभी तो मीडियम सेम है, फेज भी सेम है, फेज भी सेम है बेटा अभी, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, ये जो चीज थी इनकी एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, जेड जेड डैश, यहां पर इन्होंने इसको क्या नाम दे दिया कि ये सभी क्या हैं? रे। और नॉट ओनली रे, दे आर एनर्जी। ये एक एनर्जी जो प्रोपोगेट कर रही है आगे। ये क्या है? एक रे है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि आगे प्रोपोगेट कर रही है। और आगे उन्होंने कहा ये जो रे है, ईच रे जो भी सोर्स से निकली है वो आपके पास क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी किसके? वेव फ्रंट के। समझ में आ रहा है? तो यहां पर ये जो एंगल बना रहा होगा, ये सब कितने होंगे? 90 डिग्री। तो ये था हाइजेंस का कंस्ट्रक्शन कि नया वेव फ्रंट कैसे बनेगा। समझ में आया? तो यहां पर भी हमारे पास ये क्या थे? हमारे पास लोकस। इस लोकस से कंपास में दूरी फिट कीजिए और सेट कर दीजिए, एक आर्क लगा दीजिए, ऐसे 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 करके। तो आप पाएंगे कि आपके पास ऐसे 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 ये सब आ गए। इन सब के टेंजेंट को जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये जो वेव फ्रंट, ये तो वेव फ्रंट का पहला, ये वाला जो वेव फ्रंट आता है ये हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट बेटा, नहीं ये नॉर्मल जो हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अभी मैं आपको समझाऊंगा ये सब चीजें। ये प्राइमरी वेव फ्रंट होता है जो कि सेकेंडरी डिस्टरबेंस से आता है। ये अब सुनो ये कैसे आया होगा, अब सुनो ध्यान से। ये कई किताबों में लिख दिया जाता है कि ये वेवलेट्स हैं, बट वेवलेट्स ये नहीं होती, सिंपल ये वाले पॉइंट्स। सुनो आप वेवलेट्स क्या होते हैं। ये जब आपने आर्क लगाया होगा ना बेटा, ऐसे ही लगा होगा, आर्क ऐसे लगा होगा, ये पूरा सर्कलर आया होगा, इस पॉइंट से एक सर्कल ये आया होगा,
इस पॉइंट से एक सर्कल ये आया होगा, इस पॉइंट से एक सर्कल ये आया होगा, ऐसे इससे सर्कल, बहुत सारे सर्कल आए होंगे। और उन सर्कल के जब आप टेंजेंट को मिलाओगे तब आपके पास जो वेव फ्रंट आएगा वो आपका प्राइमरी वेव फ्रंट, और ये किससे आया होगा, इस, क्योंकि कहते हैं सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस या वेवलेट्स। ये क्या, ये तो लोकाई है उस पॉइंट का, ये जो है हमारे पास ये क्या है, सेकेंडरी डिस्टरबेंस, ये जिसको आप क्या बोलते हो, वेवलेट्स या वेवलेट्स। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बेटा, क्लियर है। एक वेव फ्रंट पर लोकाई होते हैं, उन लोकाई का अगर हम लोग पूरा स्फेरिकल बनाएंगे तो कॉमन टेंजेंट ज्वाइन करने पर हमें एक वेव फ्रंट मिलता है। वो वेव फ्रंट किसकी वजह से आया होगा, सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस या वेवलेट्स की मदद से आया होगा। क्लियर है। तो एक पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट जो आएगा वो कैसे, अब देखो इसकी वजह से यहाँ पे सोर्स लगाऊंगा तो यहाँ पे ऐसे ऐसे गोले लगाऊंगा, समझ रहे हो, सेम ऐसे होता जाएगा। तो ये गोले ऐसे बनते हैं, ये तो पहले रिपल्स था। अब मैं आपको रिपल्स में ही एक्चुअल में कई किताबों में ये चीज दे दी रखी है, रिपल्स देकर सीधे रे खींच दी है और उसने कह दिया कि ये वेव है, ये वेव फ्रंट है, ये लोकाई है। नहीं, हाइजेंस का कंस्ट्रक्शन तो ये था ना। मैं पहले आपको ही समझा रहा था, फिर मुझे समझ में आया कि आप तो 12th के नादान नासूम बिल्कुल बेसमझ बच्चे हो, जिनको अरे नासूम मतलब मासूम गलती से निकल गई भैया, टीचर गलती पकड़ ले यूं पकड़ लो, टीचर गलती कर दे तो यूं पकड़ लो, है ना। क्या पकड़ेगा बेटा, आप ही ऐसे कर रहे हो। नहीं मैं तो कुछ भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ गलती पकड़ रहा है। पूरा होया करो। वाह, देख रहे बच्चे का दिमाग कहाँ तक चल जाता है। मेरे मुन्ना 12वीं में सीरियस हो जा, तेरी पार्टी कैंसिल, तेरी पार्टी कैंसिल। सना इसको पार्टी नहीं देना बेटा आज, ठीक है। चलो बेटा अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा था मैं आपको, 2-3 चीजें याद रखनी है आपको। क्या कि हर एक रे क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर है किसके, वेव फ्रंट। अब यहाँ पर हमें रिपल्स वगैरह का सारा केस तो क्लियर है, हाइजेंस कंस्ट्रक्शन सारा क्लियर है ना। अब यहाँ पर हमें एक चीज समझ आती है कि पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट है वो कैसा बनता है, स्फेरिकल बनता है। लेकिन आप लोगों के पास वैसे आएगा तो नहीं, पर फिर भी आ गया तो कह देता है कि भैया जनरली तो वेव फ्रंट 3 टाइप के ही हो, बन तो कितने भी सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, बट जनरली 3 टाइप के वेव फ्रंट होंगे, या तो स्फेरिकल होगा या सिलेंड्रिकल होगा या फिर प्लेनर होगा। तो आपको पहले बताओ वेव फ्रंट, वेवलेट्स, प्राइमरी वेव फ्रंट, फिर उसके बाद जो बनेगा प्राइमरी वेव फ्रंट के बाद वाला जो वेव फ्रंट बना था वो सेकेंडरी वेव फ्रंट हो जाएगा, फिर टर्शियरी वेव फ्रंट एंड सो ऑन। सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा, सेकेंडरी वेवलेट्स से बना। अब हमारे पास प्राइमरी वेव फ्रंट बन गया था ये वाला जो बना रखा है, इसके बाद ये वाला जो आता है इस वाले पॉइंट, ये सेकेंडरी वेव फ्रंट बना, वो टर्शियरी वेवलेट्स, वो टर्शियरी वेवलेट्स है। यानी कि प्राइमरी वेवलेट से प्राइमरी वेवलेट से कुछ होती नहीं है, सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस और वेवलेट्स प्राइमरी सेकेंडरी नहीं होते, वो वेवलेट्स ही होते हैं। सेकेंडरी डिस्टरबेंस हाँ प्राइमरी वेव फ्रंट बनता है और टर्शियरी डिस्टरबेंस से सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा एंड सो ऑन, ये चलती चली जाएंगी। ठीक है, ये कहानी क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए आगे चलें बेटा। आगे हमारे पास आते हैं कि अलग अलग सोर्स अगर मिल जाता है तो आपके पास कैसे कैसे वेव फ्रंट बनते हैं, आइए देखो बेटा। सबसे पहले आता है एक अगला लीनियर सोर्स। कैसा सोर्स है आपके पास, लीनियर सोर्स। देखो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपका सोर्स लीनियर है और इस लीनियर सोर्स पर अलग अलग लोकाई है, लोकाई मतलब समझ रहे हो, लोकस प्लूरल होंगे, तो एक यहाँ पर ले लिया, 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 एक यहाँ पर ले लिया। ठीक है, इस लोकाई से जो वेव फ्रंट जाएगा वो कुछ इस तरीके से जाएगा, इससे जो जाएगा वो ऐसे, मतलब इससे जो रे निकलेंगी वो तो ये अभी तो निकाल के दिखाई थी मैंने आपको, यहाँ से रे निकलेंगी ऐसे निकलेंगी, राइट। सिमिलरली इससे निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, इससे निकलेगी वो ऐसे निकलेगी, इससे निकलेगी वो ऐसे निकलेगी। अब ये इससे कैसे निकलेगी, इससे कैसे निकलेगी, ऐसे नहीं, ऐसे समझो ये एक डंडी है, ये पॉइंट है, ये एक पॉइंट पे इस पे पॉइंट लोकस है, तो इसकी ऐसे निकल गई, इसकी ऐसे निकल गई, इसकी ऐसे निकल गई, इसकी ऐसे निकल गई, इस वाले की कैसे निकलेगी 90। ऐसा दिख रहा है तुम्हें, नहीं बेटा। अगर आप सब कुछ भूल जाओगे तो पॉइंट सोर्स हो गया, तो इसकी सर्कुलर वेव फ्रंट आएगी। समझ पा रहे मेरी बातों को, ये तो हमारे पास एक टॉप पॉइंट हो गया, इसमें सर्कुलर वेव फ्रंट आएगी, सिमिलरली इसकी भी एक सर्कुलर वेव फ्रंट आएगी। तो बच्चा पार्टी मैं ये कह सकता हूँ कि यहां से जो मेरी वेव फ्रंट आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी,
3D में देखो ना बेटा उस चीज़ को ऐसे अब इसका सर्कल कैसे आएगा बेटा, यूं आएगा ना, ये सर्कल आएगा ना इसका आप देखो इस पॉइंट का ये जा रहा, ये रे जा रही, ये जा रही, रे कैसे स्प्रेड होगी देखो, ऐसे स्प्रेड हुई ना, राइट। तो इसका वेव फ्रंट तो ये बन रहा है, समझ में आया बेटा। तो इसका जो वेव रे ऐसे स्प्रेड करेगी तो इसका वेव फ्रंट भी तो ऐसे बनेगा बच्चे। तो ये 3D में समझ पा रहे हो ना आप मेरी बातों को। सिमिलरली इसका भी वेव फ्रंट हमारे पास ऐसे आएगा। अब इन लाइन को अगर आप जोड़ देंगे तो ये जो बनता है ये आपका सिलेंडर वेव फ्रंट बनता है। अब बुक में कैसे ही बनाया हो कॉन्सेप्ट ये ऊपर बाकी सबसे सीधा निकल रहा है, इसमें ये क्लियर है। अब तीसरा जो आता है वो किसका आता है, पैरेलल सोर्स का। पैरेलल सोर्स या फिर इन्फिनिटी सोर्स, बात देखिए क्योंकि हम लोग मान के चलते हैं इन्फिनिटी सोर्स का वेव फ्रंट कैसा आता है, पैरेलल आता है। वेल 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 यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको भी देने वाला हूँ, अब सुनना ध्यान से। इसे हटा दो अभी के लिए क्योंकि मैं काम लूंगा इसका, ध्यान सुनते जाना बस। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ इन्फिनिटी सोर्स से ऐसे है तो ये लाइन पैरेलल जा रही है, सपोज कीजिए ऐसे है, ठीक है। तो इस पे जो वेव फ्रंट बनेंगे प्लेनर, ये सिंपल प्लेनर है, ऐसे इनको क्या बोलते हैं हम, प्लेनर वेव फ्रंट। कैसे बन गए बेटा वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट, क्योंकि हमारे पास रे जो होंगी बेटा वेव फ्रंट पे आएंगी, कितने डिग्री पे आएंगी, 90 डिग्री पे आएंगी। जो भी रे आएंगी वेव फ्रंट पे आएंगी वो कितने पे आएंगी, 90 डिग्री पे। मेरा एक सिंपल सा सॉर्टेड सा क्वेश्चन है, मेरा एक सिंपल सा सॉर्टेड सा क्वेश्चन है कि सन से निकलने वाली वेव फ्रंट, सन से निकलने वाली वेव फ्रंट कैसी होगी। ऑप्शन ए स्फेरिकल, बी लीनियर, सी प्लेनर, इसको सिलेंड्रिकल लिख दूं, और डी आर स्फेरिकल बट अपीयर्स प्लेनर, बट अपीयर्स टू बी प्लेनर। तो आप मुझे बताइए, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? सन से निकली हुई रेज की जो वेव फ्रंट आएगी वो कैसी होगी। क्या ऑप्शन आएगा बताओ जल्दी से, ए बी सी डी। हाँ क्यों, आपने इतना बड़ा लिखा है मैंने तो। हाँ बेटा आपका कोई आइडिया है गूगल पे सर्च करना है, ये तो वैसे ही कर, ऋषि नहीं है आज, वही करके बता देता। बी नहीं है बेटा, सिलेंड्रिकल नहीं है। और चौथा क्यों है बेटा, क्योंकि जब सन से हमारा वेव फ्रंट आएगा तो वो जब अर्थ के जो सरफेस के कांटेक्ट में आएगा वो एक पॉइंट के लिए आएगा, इतना सा पॉइंट मेरे तो बेटा वो प्लेन दिखेगा हमें। पॉइंट सोर्स के लिए तो मैं पॉइंट सोर्स नहीं कह रहा, उसका जो इंटरेक्शन होगा ना, जैसे कॉमन टेंजेंट निकलती है वैसे उसका इंटरेक्शन होगा हमारे अर्थ के सरफेस से। हाँ कुछ कहना चाह रहे हो, इतना लंबा लिखो डी होगा, इतना लंबा लिखा है तो डी होगा बेटा। लॉजिकली सही है, लेकिन आप पहुंचे थे स्पेसिफिक नहीं पहुंच पाए। पहली बात तो गलती यहाँ पर कहाँ करते हैं, वहां पे लिखता है कंसीडर, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने को लिख देगा। नीट के एग्जाम में ऐसे कंफ्यूजन स्टेटमेंट काफी ज्यादा दे रहा है। कंसीडर सन एज अ पॉइंट सोर्स देन इट्स वेव फ्रंट विल बी, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट तो स्फेरिकल है ना, पर सबसे गलत आंसर तो यही है। दे आर स्फेरिकल बट अपीयर्स टू बी प्लेनर बाय, इसको देखना है, ठीक है। देखो एक्चुअल में सन ये है, ठीक है, आप पॉइंट सोर्स ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं, बात बिल्कुल सही है। पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट स्फेरिकल है, तो इसका जो वेव फ्रंट आ रहा होगा ऐसे, समझ रहे हो ना ये चीज, अभी मैंने पूरा बना के दिखाया वेव फ्रंट कैसे बनेगा। ये ऐसे आएगा, फिर ये और बड़ा होगा वेव फ्रंट, फिर ये और बड़ा होगा वेव फ्रंट, फिर ये और बड़ा होगा वेव फ्रंट, और जब और दूर चलता जाएगा तो देख पाए यहाँ पे कर्व कम होता जा रहा है, और जैसे अर्थ के पास है कि बहुत डिस्टेंस दूर, और जैसे ये आ जाएगा तो ऐसे, तो इससे लाइट हमारे पास कैसे आएंगी, ऐसे, और जो प्लेन रेज आ रही है इनके लिए वेव फ्रंट कैसा आएगा, प्लेनर आएगा। तो मैंने क्या बोला था इनका वेव फ्रंट क्या होगा, है तो स्फेरिकल लेकिन हमें प्रतीत कैसा होता है बेटा, प्लेनर। तो जो आप कह रहे थे बहुत ही डेंगलिंग सा मामला था, ये क्लियर मामला है, समझ में आया कहानी, अब तो गलती नहीं करोगे। अब मेरी जो कहानी थी ये समझ में आ गया। इसके अलावा और जो चीज़ आपसे पूछ लेते हैं वो क्या क्या पूछ लेते हैं, वो कुछ ऐसा भी पूछ लेते हैं
वो कुछ कुछ ऐसा ही पूछ सकते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर का जो वेव फ्रंट है या फिर कॉनकेव लेंस का वेव फ्रंट है वो बताइए कैसा बनेगा। तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। मेरी एक बात ध्यान सुन लेना, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बढ़िया सा। देखो कॉनकेव मिरर तो ये हो गया हमारे पास, ये कहानी आ गई है ना। अब लाइट की रे यहाँ पे आएंगी, अब लाइट की रे यहाँ पे आपको पता है कहीं पे फोकस होता है, तो ये इसका वेव फ्रंट आएगा वो इस तरह, पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट इस तरह, समझ में आ रहा है ना। अब अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात करूंगा तो कुछ किताबों में या कुछ जगह पर या फिर आपने जैसे कि बताया, ये सर सिंपल सी बात थी, ओहो ये इस पॉइंट पे आ रहा है, तो लाइट देखो जहां से आ रही है, सॉरी उस तरफ का वेव फ्रंट बनेगा। देखो जैसे इस तरफ आई तो इधर का वेव फ्रंट बन रहा है, इस पे वेव फ्रंट बन रहा है। अभी इस तरफ आ रही है तो इस पे वेव फ्रंट बनेगा, तो इसका वेव फ्रंट किधर जाएगा, इधर। पॉइंट सोर्स देखो उल्टा समझ में आ रहा है ना क्यों हुआ कॉन्वेक्स लेंस का, क्या ये बात क्लियर है। लेकिन ये तो हो गई तुक्का मार और रटने वाली बात, या समझ भी आ गया हो तो भी एक चीज़ इसमें बहुत जो बड़ी छिपी हुई है वो मैं आपको अब समझाने जा रहा हूँ। ये कहीं तो क्लियर है, बना लोगे ना, कॉन्वेक्स लेंस का ही बना लोगे, डाइवर्जिंग है, पीछे का कॉन्वेक्स ये वाला बनेगा भाई, ये तो डाइवर्ज हो जाएगी इधर वाली लाइट, इसका तो वेव फ्रंट आएगा नहीं, तो पीछे जो पॉइंट आएगा बिल्कुल सेम यही वेव फ्रंट बन जाएगा कॉनकेव लेंस का। अब मैं अगर यहाँ पर आप लोगों से पूछता हूँ, ध्यान से सुनना इस चीज को, एमसीक्यू दे देता हूँ ना एक बढ़िया सा बना, ये आपके पास क्या है, प्रिज्म है, और ये आपके पास इंसिडेंट वेव फ्रंट है। अब किसी को वेव फ्रंट में कोई डाउट है, मैं प्लेन वेव फ्रंट बनाऊं चलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो लेट्स से कि जो आपका ए बी है ये क्या है, एक इंसिडेंट वेव फ्रंट है, ये हुआ। अब इस इंसिडेंट वेव फ्रंट का जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगा, मेरी बात समझ रहे हो, ये तो प्रिज्म आएगा इसके बीच में, इसका जो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा बनेगा। ऑप्शन है आपके सामने ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ठीक है। ऑप्शन है ऐसा, ए डैश बी डैश ये बनेगा, ऑप्शन है ऐसा, ए डैश बी डैश ऐसा बनेगा, ऑप्शन है ऐसा, ए डैश बी डैश ऐसा बनेगा, और ऑप्शन डी क्या दें बेटा, नहीं नन ऑफ द, नन क्या बेटा, कितना चाहिए तेरे को बता, आप बताओगे तो हम आंसर बताएंगे। ओह अच्छा बेटा, आज तेरा बर्थडे, कितनी डेट है, 17 तारीख, 17 नवंबर को सना का बर्थडे, 17 डिग्री का है, कर ले, क्या करेगा इसका आंसर बताओ, समझ में आया क्वेश्चन। हाँ क्योंकि रिफ्लेक्ट करेगा, वो रिफ्रैक्ट करेगा, वाई अगर नन बी ऊपर आ जाएगा, ए नीचे, ये तो इन्वर्टेड प्रिज्म होता तब आता कहानी। हाँ जी 90 डिग्री वाला, हाँ और कोई आंसर, लॉजिक, एक्सप्लेनेशन, कुछ क्लियर, खत्म, टाटा। ए डैश बी डैश कौन सा, सारे ए डैश बी डैश, ए वाला, ए वाला। ये जो आंसर है जिस बच्चे ने दिया है बिल्कुल सही नहीं है। अगर आप सी देते तो आप गलत नहीं होते, आप सही होते। सी आंसर कौन सा है, ये है ना, ओ रुक जा, सी सही है, बी गलत है। इस बार मैंने बी फॉर बानू नहीं किया, मुझे पता था मुझे बच्चे फिर आकर बैठे हुए कि बी फॉर बानू बोल देंगे। वेल सी क्यों सही है सुनो बेटा, मैं पहले से कैसे समझाऊंगा, फिर जो लेंस में आप लोग गलती करते हो उसको बताऊंगा कि आप लोग क्यों गलती करते हो, ठीक है। अब सुनना मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से। ग्लास कैसा मीडियम होता है, रेयर या डेंसर, डेंसर मीडियम होता है। डेंसर मीडियम होगा तो लाइट उसमें धीरे ट्रेवल करेगी या तेज ट्रेवल करेगी, किसके हिसाब से, हाँ धीरे, किसके हिसाब से, एयर के हिसाब से बेटा। अब यहाँ पढ़ा तो एयर और ग्लास ही रहा हूँ ना, तो बड़ा बेकार वाला सवाल था जिसका कोई लॉजिक ही नहीं था, भाई साहब ने जो पूछा था सवाल, न्यूटन या ओह ये बात तो अच्छी बोली, पर मैंने तो बता दें कि कहीं तो खत्म कर दी, मैं तो हाइजेंस पढ़ा रहा हूँ है ना। खैर सवाल सही था, आई एम सॉरी, क्योंकि बच्चा को भी सवाल पूछे लॉजिक होता है, वो तो हम जैसे टीचर जो होते हैं वो कहते हैं कि आप सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा मैंने ऐसा नहीं करा, मैं बता रहा हूँ बच्चे तेरे सवाल सही था। अब सुन मेरा आंसर सुन क्या है बेटा, जो भी कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि हमारा डेंसर मीडियम होगा उसमें लाइट कम ट्रेवल करती है ना। अब देखो
इस लाइट को ए वाले पोर्शन को जब इस प्रिज्म के ए बी और सी पार्ट में से जाना पड़ रहा है तो बी और सी पार्ट चौड़ा है, ये ए पार्ट छोटा है, तो इस वाले वेव फ्रंट को तो बिल्कुल कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ये जल्दी ट्रेवल करके यहाँ पहुंच जाएगा। लेकिन जितनी देर में ये वाला वेव फ्रंट यहाँ से ट्रेवल कर रहा है इतनी देर में ये तो बेचारा यहीं पहुंचा होगा, और जब ये आगे पहुंच जाएगा तो ये पीछे रह जाएगा, तो ए वाला पोर्शन आगे हो जाएगा और बी वाला पोर्शन पीछे पहुंच जाएगा। इसलिए इसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो कुछ कैसा बनेगा, ऐसा, जो कि ये था। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अब जो हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का बनाते हैं डायरेक्टली लिख देते हैं कि यहाँ पॉइंट सोर्स से स्फेरिकल आता है, नहीं, उसका कॉन्सेप्ट भी यही होता है कि लाइट की रेस हमारे पास सारी यहां से आ रही हैं, लाइट की रेस सारी यहां से आ रही हैं, ये वाले पोर्शन पर जो उसको डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो कम करना है, और जो इस वाले पोर्शन पे ट्रेवल करना है वो उसको ज्यादा करना है। इसलिए इसका जो वेव फ्रंट पहुंचा होगा वो कहीं यहाँ पहुंचा होगा, तो इस वाले का वेव फ्रंट पक्का भी यहाँ पहुंचा होगा और इस वाले का वेव फ्रंट थोड़ा सा आगे पहुंचा होगा, और जब आप इन लाइन को जोड़ते हो तो वो ऐसा बन जाता है। लेकिन हम लोग क्या बताते हैं कि भैया ये स्फेरिकल वेव फ्रंट बनता है क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है। नहीं, बात सही है, गलत नहीं कह रहा, लेकिन जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो ये है। दिस इज नॉट ट्रू कि पॉइंट सोर्स है तो वेव फ्रंट स्फेरिकल बन रहा है, नहीं, यहाँ पे कहानी किसकी वजह से है, डेंसर और रेयर मीडियम की वजह से है, क्योंकि उन्होंने बोला भी था लाइट कैसी है, मैकेनिकल वेव है जो मीडियम पे डिपेंड कर रही है, तो अगर आपको मीडियम दिया है तो उसे कॉन्सेप्ट को समझिए। क्लियर है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आपको किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों को यहाँ पर जो अगली चीज बताई जाएगी वो ये बताई जाएगी कि वेव फ्रंट जो बना है, देखो यहाँ पर ये पॉइंट सोर्स है, अब मैं डायरेक्ट वेव फ्रंट बना रहा हूं, ठीक है, तो ये मेरा बन गया वेव फ्रंट, ये इसके सेंटर। अब देखो यहां से आप कोई भी एक टाइम ले लो, एनसीईआरटी में शायद टॉ डैश दे रखा है, टॉ दे रखा है, तो उसमें मुझे डिस्टेंस ट्रेवल, देखो यहां से जो भी वेव हो जो चलेगी, चाहे इधर चले चाहे इधर चले चाहे उधर चले चाहे पीछे चले चाहे ऊपर चले नीचे चले, हर जगह पर सेम स्पीड से ही जाएगी, उसकी स्पीड में तो कोई अंतर नहीं होगा बेटा। मैं अगर यहाँ से एक लाइट ऑन करता हूँ तो स्कैटर जब होती है चारों डायरेक्शन में तो सारी सेम स्पीड से होती है, और कुछ टाइम टी में अगर मैं बात करूंगा बच्चा तो वो उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी चारों दिशाओं में जितना हर जगह करी होगी। मेरा कहने का मतलब है अगर यहाँ से कोई एक वेव यूं गई होगी, कोई एक वेव यूं गई होगी, कोई एक वेव यूं गई होगी, कैसे भी जाए, अब ये जो हमारे पास वेव जा रही है इस पॉइंट पर आ रही है तो लोकाई बनना है, और इनको मैंने जब जोड़ दिया तो हमारे पास एक पॉइंट आ गया। अब ये लोकाई किसका काम करेंगे, सेकेंडरी डिस्टरबेंसेस का, जो ये क्या बनाएंगे, एक प्राइमरी वेव फ्रंट बनाएंगे। सारी बातें क्लियर है? अब मैंने बोला यहां पर कि ये लेट से आपकी सारी की सारी रेज है, देखो क्या ये बात गलत है? ये क्या है, सारी की सारी रे है। क्या इन सब ने डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल किया होगा? बिल्कुल किया होगा। वो डिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे सर अगर मैं ये वाली डिस्टेंस निकाल लेता हूं, अगर आप कहते हो v इज द वेलोसिटी इन एनी मीडियम, देखो मीडियम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज होती है, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, मीडियम के हिसाब से वेलोसिटी चेंज होगी, दैट इज 100% ट्रू। न्यूटन साहब की बात सही तो थी, लेकिन ये गलत थी कि ज्यादा कम होता होगी, पर चेंज होगी, ये बात तो सही थी, है ना? तो ये भी है इन टाइम t, अब वो इस वेव के लिए भी सेम है, इसके 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 लिए भी सेम है, तो इन टाइम t डिस्टेंस इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकता हूं। तो इसने vt ट्रेवल किया होगा, इसने भी vt ट्रेवल किया होगा, इसने भी vt, सबने vt ट्रेवल किया होगा, सारी चीजें इक्वल डिस्टेंस ही ट्रेवल करेंगी। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो वेव फ्रंट होता है उस पे लोकाई सेम फेस पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहे होते हैं? कही जा सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं है ना? देखो हो, मेरी बात सुनो, मैं कह रहा हूं, ये बात कर रहा हूं मैं सिर्फ एक वेव फ्रंट की, मैं ये नहीं कह रहा कि वेव आगे जाके भी उतनी डिस्टेंस, नहीं हो सकता है इसके बैग में कोई रुकावट आ जाए, लेकिन जो एक नया जो वेव फ्रंट बनेगा ना, स्फेरिकल वेव फ्रंट, उसके लिए सभी वेव्स ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी होती है, उसके लिए सभी वेव ने क्या करी होती है बेटा, हमारे पास इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी होती है, और x किसके इक्वल आ जाएगा, v × t, पर्टिकुलरली स्फेरिकल के लिए।
क्योंकि अगर मैं लीनियर लूंगा तो अभी केस अलग आ जाएगा। यहां तक आपको कोई डाउट है? हाइजेंस ने जिस तरीके से वेव फ्रंट की थ्योरी समझाई उसके बेसिस पर वो रिफ्लेक्शन, देखो जो न्यूटन साहब थे उन्होंने सिर्फ ये 3 चीज समझाई थी, लेकिन और ये 3 में से कोई से भी नहीं समझा पाए थे क्योंकि ये वेव नेचर के हैं। हाइजेंस ने ये समझा दिया था, ये समझा दिया था, लेकिन पोलराइजेशन को तो हाइजेंस भी नहीं समझाया। ठीक है, तो अभी हम लोग हाइजेंस की रिफ्लेक्शन थ्योरी को पढ़ने जा रहे हैं कि हाइजेंस साहब ने कैसे अपने इस वेव फ्रंट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को प्रूव किया। समझ में आ रहा है? ये टॉपिक आपके बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से 3 नंबर में इंपॉर्टेंट बनता है। इसकी डेरिवेशन पिछले 3 साल से जब से पैटर्न चेंज हुआ है लगातार आ रही है, तो मैं आग्रह करूंगा कि आप लोग भी इसको तरीके से, मैं तरीके से नहीं लिखता आपको पता है, लेकिन मैं समझाने पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। स्टेटमेंट लिखना अब आप 12वीं क्लास में आ गए, इसलिए मैं मान के चलता हूँ कि आपको स्टेटमेंट लिखनी आती होगी, लेकिन मैं फिर भी बता दूंगा स्टेटमेंट क्या लिखनी है। आपके पास यहां पर बेटा एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस लगा दिया गया है, कंसीडर्ड एज अ प्लेन मिरर। चलेगा, मुझे कोई प्लेन मिरर पर आप इनफाइनाइट सोर्स से क्या लेकर आ रहे हो? एक रे लेकर आ रहे हो। आप एक रे लेकर आए वो तो ये थी, और दूसरी रे लेकर आए वो यहां पर थी। अब मेरी एक बात सुनो प्लीज ध्यान से, ये रे जैसे यहां से यहां पर चलेगी, ये रे तो दूर से आ रही तो यहां से यहां तक ही तो पहुंच पाएगी। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये वाली जो लाइट की रे है जो इस तरफ आ रही है, ये रे जब यहां तक पहुंचेगी तो ये सिर्फ यहां से यहां तक ही पहुंच पाएगी। तो इस पॉइंट पे जो जहां पर आपके पास पहली रे रिफ्लेक्टिंग सरफेस से मीट हो जाती है, उसको दूसरे रे के साथ जब आप वेव फ्रंट डालते हो, ये वाला, ये क्या डाल दिया आपने? वेव। क्योंकि जो हमारे पास पैरेलल रेज आती है उनका वेव फ्रंट कैसा बनता है? प्लेनर। तो ये मेरे पास क्या बन गया? वेव फ्रंट बन गया। लेकिन ये वेव फ्रंट किस पे बना है? इंसिडेंट लाइट पे बना है। ये वेव फ्रंट किससे बना है बेटा? इंसिडेंट लाइट पे बना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा मेरे पास? इंसिडेंट वेव फ्रंट। क्या किसी बच्चे को इस टॉपिक में डाउट आया अभी तक कि इंसिडेंट वेव फ्रंट क्या है? क्लियर, समझ में आ गया है कहां पर है? अब सुनो, लाइट की रे यहां से आने पर ऐसे रिफ्लेक्ट कर जाएगी, राइट? और वीटी टाइम में, वीटी टाइम डिस्टेंस से ट्रेवल करेगी, ये क्या होगा? समझा दिया है मैंने भी। अभी तो मीडियम सेम है, लाइट रिफ्लेक्ट होकर सेम मीडियम में ट्रेवल करेगी। लाइट से जितने समय पर ये इधर गई होगी, इतने समय पर ये यहां पर ऐसे। अब ये कहां तक पहुंची होगी? कैसे करेंगे भाई? इस पॉइंट में जहां पे आपने वेव फ्रंट लिया है, इसको नाप लो, इसको नाप लो, और यहां पे अपना कंपास रखो। समझ में आ रहा है ना क्या कहना चाह रहा हूं? भाई सीधी सीधी बात है, इसको नाप लिया हमने भाई, लेट से इतना, अभी से या तो खुल नहीं सकता मेरा कंपास, ऐसे नापते हैं, ये नाप लिया मैंने, छोटा है। अब ये नाप कर यहां से लूंगा और यहां से कर लगा दूंगा, मैं एक आर्क लगा दूंगा, क्योंकि बनेगा तो देखो पूरा ऐसे वेव फ्रंट बनेगा। समझ में आ रहा है ना? बनेगा तो पूरा ऐसे वेव फ्रंट, पर थोड़ा दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा। वेव फ्रंट कहां बनाना है? तो जब रिफ्लेक्ट हो रही है इस पे इंसिडेंट मारूंगा तो ये वेव फ्रंट कुछ ऐसा है, यहां से एक कॉमन डिस्टेंस पे वेव फ्रंट ऐसा। दूसरा आपके पास ये वेव फ्रंट ऐसा आएगा, ऐसे ऐसे जाएगा। समझ रहे हो? तुम बोला तो पूरा ऐसे जाएगा, है ना? अब ये रिफ्लेक्टेड लाइट है और यहां से भी लाइट रिफ्लेक्ट ही होगी। यहां पर जो आप वेव फ्रंट डालेंगे, ये कॉमन टेंजेंट को मिला के बनाते हैं। समझ में तो आई क्या तुम्हें? वो कॉमन टेंजेंट नहीं बना, पर तुम्हें समझ में आ गया ना ये कि भाई इसका जो कॉमन टेंजेंट था मैंने उसको ज्वाइन किया। ये सर, ये इसे कॉमन टेंजेंट पे ज्वाइन हो रहा है। अब ये वाला जो वेव फ्रंट आया, ये वेव फ्रंट कौन सा आएगा बेटा मेरे पास? रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट आएगा। क्लियर है? अब सुनो, इंसिडेंट रे वेव फ्रंट के, रे इंसिडेंट ही छोड़ो, रे वेव फ्रंट पे कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90। तो क्या बताया था मैंने? रे इज परपेंडिकुलर टू वेव फ्रंट। तो ये भी हमारे पास रे है, ये वेव फ्रंट है, तो ये एंगल कितना आएगा? ये एंगल, अब ध्यान सुनो, ये एंगल, लेकिन
ध्यान सुनना अब इस चीज को, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। यहां पर मैं इसे नॉर्मल बना सकता हूं, ये लाइट रिफ्लेक्ट हुई है, नॉर्मल के साथ ये वाला एंगल आई, ये मेरे पास क्या है वेव फ्रंट से ये वाला एंगल जो बनेगा, देखो ये वाला 90 बना है, ठीक है, ये वाला एंगल अगर पूरा 90 है, समझ आ रहा है ना सब, ये वाला आई है तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, कौन सा कह रहा है 45, किस 90 माइनस आई, बेटा कहाँ किसने बोला है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कुछ बोला है मैंने ऐसा, ये तो मैंने कहीं बोला ही नहीं, ये मैथ्स का है ना, बायो वाले ने सही बता दिया बर्थडे गर्ल ने, देख रहे कितना प्रमोशन कर रहा हूँ बेटा, 90 माइनस आई, नेशनल हॉलीडे रख देंगे 17 तारीख का, 90, अभी सुनो बेटा, 90 माइनस आई ये बना, अब मुझे बताओ ये वाला एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल आई, क्यों, देखो क्योंकि ये नॉर्मल से ये एंगल भी तो 90 होना चाहिए, अब ये 90 माइनस आई है, भाई देखो सिंपल सी बात है, लेट्स से ये एंगल x है, पूरा ये जो मैंने ये वाला बनाया है ये एंगल x है, तो मैं अगर यहां पर बना दूं आपके लिए तो कुछ इस तरीके से बनेगा ना, ये आपके पास नॉर्मल था जो कि I ले गया, ये मेरा वेव फ्रंट था, ये क्या है वेव फ्रंट, और ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड रे, तो ये I है, ये वेव फ्रंट है, वेव फ्रंट इंसिडेंट रे के साथ कौन सा एंगल बनाता है 90 डिग्री का, तो ये पूरा 90 था, तो ये वाला एंगल कितना बना दिया मैंने 90 माइनस आई, अब ये जो नॉर्मल है ये वाली लाइन नॉर्मल, यहां से लेकर यहां तक का एंगल 90 डिग्री बनना चाहिए, ये 90 माइनस आई है तो 90 के लिए क्या होना चाहिए आई होगा ना पूरा, ये 90 माइनस आई प्लस आई, तभी तो 90 आएगा, तो यानी कि ये वाला एंगल कितना आ गया मेरे पास पूरा का पूरा, इसे कोई डाउट, सिंपल था। नाउ एक डेफिनेशन चेंज हो जाती है इंसिडेंट रे की, यहां पर किताब में लिखी हुई है कि इंसिडेंट रे वो होती है जो वेव फ्रंट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में बनती है, देखो वेव फ्रंट इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में ये जो बन रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम लोग पहले क्या पढ़ते थे नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो पड़ता है वो, अब नॉर्मल का काम ही खत्म, वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल इंसिडेंट रे और इंसिडेंट एंगल कहा जा सकता है। अच्छा सिमिलरली यहां पर भी कहानी बना दूं क्या, समझ आएगी तुम्हें, भाई ऐसे करूंगा तो ये कहानी कुछ ऐसे बन जाएगी, नॉर्मल से ये r, बट हमारे पास ये क्या था रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो ये हो जाएगा 90, तो ये 90 माइनस r, समझ में आ रहा है भाई, देखो ये जो एंगल बनेगा ये तुम्हारे पास क्या है वेव फ्रंट, अंदर वाला एंगल आ रहा है, हाँ ये वाला जो एंगल आएगा ये पूरा क्या आ जाएगा, हाँ ये 90 माइनस r आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है, सेम यही कॉन्सेप्ट, भाई वेव फ्रंट के साथ जो एंगल बनाएगा ये पूरा 90 का बनेगा, तो ये हमारे पास कितना आ गया ये वाला एंगल पूरा का पूरा, हाँ सेम कॉन्सेप्ट, कोई डाउट तो नहीं, भाई ये r है 90 माइनस r, तो ये कितना यहाँ से लेकर यहाँ तक का कितना होगा मेरे पास रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच है, रिफ्लेक्टेड एग्जैक्टली। अब यहाँ पे बताना चाह रहा है कि रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बीच का जो एंगल होगा वो हमारे पास क्या होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा, यानी कि अब नॉर्मल की कहानी खत्म, ठीक है, ये एंगल 90 का, अब मुझे बताओ ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट था, ये भी 90, ये एंगल यहाँ पे कितने का बन रहा है I प्लस R 90 होता है, ये कहना सही नहीं है, क्यों मुझे आपने आई बनाया है ये वाला, हाँ ऊपर 90 हो गया बेटा ये तो यहाँ पे बना दिया ना मैंने इस तरीके से, अगर आप इस केस में कह रहे हो नहीं I और R इक्वल होते हैं हमेशा, यहाँ पे तो आपके पास I R है, तो I अगर 30 डिग्री हुआ तो R भी 30 डिग्री होगा, ये तो यहाँ पे एक केस निकल गया ऐसा कि हमें बनाया जा रहा है भाई एंगल जो सेम मीडियम में चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं बच्चा, हमें तो ये प्रूव करना है I इक्वल टू R कैसे होगा, वो हाइजेंस की थ्योरी को वेव फ्रंट को यूज करते हुए करना है, गेटिंग माय पॉइंट, तो ये बात गलत है, ये तो सही है I प्लस R 90 होगा, ये बात गलत, हर जगह नहीं होगा, ठीक है I प्लस R 90 करना है, एक स्पेसिफिक कंडीशन ले लो 45, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है बच्चा, चल सकते हैं आगे, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर। अब मेरी एक बात सुन लो बस प्लीज,
यहाँ पर ध्यान से, 7th क्लास की बात है। ट्रायंगल ए बी सी और डी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी ईच 90 डिग्री चलेगा। AC इक्वल टू AC, क्या ये कॉमन है? तीसरा क्या आएगा? ध्यान सुनो, ध्यान सुनना इस चीज को। ये जो लाइट की रे B पॉइंट से लेकर C पॉइंट तक पहुंची है, जितनी देर में यहां से यहां पर पहुंची होगी इतनी देर में तो ये यहां से लेकर यहां तक ही पहुंची होगी। VTX बराबर, यहाँ से आर्क मैंने बिल्कुल सेम लगाया, यहाँ से पहले नापा कि यहाँ पे कितना आर्क बना, और उसी आर्क से अगर यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ आर्क, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर है। आपके सामने ये तो करके दिखाया था मैंने कंपास से। तो कुल मिला के AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, ठीक है। AD इक्वल टू BC इक्वल टू VT, वेलोसिटी टू टाइम जो भी दे रखा होगा बेटे। और अगर ये चीजें होती हैं तो मेरे हिसाब से राइट एंगल आ गया, हाइपोटेन्यूज आ गई और एक साइड आ गई, RHS से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर RHS से कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एंगल भी सारे ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो जाते हैं। तो आपके पास एंगल I इक्वल टू क्या होता है? एंगल R। और यही आपको क्या प्रूव होता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। हालांकि सेकंड लॉ भी था, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। अब देखो नॉर्मल क्या है, ये है, ये भाई इंसिडेंट रे ये और रिफ्लेक्टेड रे है। अब यार यहाँ पे बड़ी दिक्कत है, आप सेम प्लेन पे नहीं दिखा सकते, यहाँ पे दिखाई नहीं पाओगे। आपके पास रिफ्लेक्टेड रे वहां पर है, इंसिडेंट रे यहाँ पर है। इसको रिफ्लेक्टेड मान लोगे तो फिर तो नॉर्मल, उससे फिर हाइजेंस का कहाँ रोल आया? अगर आप सिंपल ये कहते हो कि सर इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे इस पॉइंट पर ऑल लाइन द सेम प्लेन, अगर आप ये दिखाओगे फिर तो आप हाइजेंस को इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। ये तो रे ऑप्टिक्स वाला आ ये तो रे ऑप्टिक्स आ जाएगा, है ना। तो हाइजेंस ने कहा सर आप मेरी बात सुनो, न्यूटन साहब, कहा था उन्होंने, पर बात मानी नहीं गई थी इनकी। बाद में यंग साहब ने आके बात थोड़ी बहुत मानी थी। अब सुनो, मरने के बाद तो और क्या। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, ये इंसिडेंट रे वेव फ्रंट से जो एंगल बना रही है कितने डिग्री का बना रही है? 90 डिग्री। इंसिडेंट रे वेव फ्रंट से कितने डिग्री एंगल बना रही है? 90। तो मैं कह सकता हूँ कि इंसिडेंट रे 90 डिग्री पर है वेव फ्रंट से। मैं कह सकता हूँ रिफ्लेक्टेड रे कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 90। अभी जो प्लेन सरफेस है, ध्यान सुनना, एक्चुअल में आपके पास प्लेन तो ये है ना जहां पे लाइट आके स्ट्राइक करेगी, और आपने प्लेन लिया ये वाला जिस पे लाइट आपकी, देखो प्लेन सरफेस ये है, और जो आपकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है जहां पे आपका आगे रिफ्लेक्ट हुई है वो ये वाली है। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस इस प्लेन के क्या है? परपेंडिकुलर दिखाई दे रही है। ये आपके पास क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इस बोर्ड, ये प्लेन मान लो ना, इस प्लेन पर ऐसे लाइट पड़ रही है, ये 90 डिग्री, यहाँ पे मैं सरफेस रखा तो ये जो प्लेन है ये इसके क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और रिफ्लेक्टेड रे क्या हो गया हमारे पास? सेम बात ये पड़ेगी, रिफ्लेक्टेड रे भी हमारे पास क्या आ रही है? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर आ रही है। तो इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे पड़ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे भी 90 डिग्री पे पड़ रहा है, और आपके साथ साथ प्लेन ये भी कितने पे पड़ रहा है? 90 डिग्री पे। क्यों 90 डिग्री पे बन रहा है? तो प्लेन ना लिखकर रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिखूंगा मैं, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये कितने डिग्री पे पड़ रहे हैं? क्योंकि तीनों के तीनों 90 डिग्री पर है। इसका मतलब अगर तीनों ही 90 डिग्री पे हैं, कब पॉसिबल है? तीनों सेम प्लेन में होंगे। तो यहां से इसने प्रूफ दिया था कि भैया जब तीनों ही 90 डिग्री पर हैं तो इसका मतलब ये कहां पे लाई कर रहे हैं? इन द सेम प्लेन ऑफ बोर्ड। अब मैं यहां पर प्लेन किसका ले रहा हूं? बोर्ड का, क्योंकि बोर्ड को एक प्लेन मानना जहां पे मैं इंसिडेंट कर रहा हूं सारी चीजें। तो यहां पर उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई वो रे ऑप्टिक्स मत लेके आना मेरी चीजों में, मैं तो वेव समझाना चाह रहा हूं तुम्हें। ये चीज यहां पे प्रूव हुई। एक छोटा सा इसके आगे है कि रिफ्रैक्शन को कैसे उन्होंने प्रूफ किया। क्या प्रूफ किया था? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आज का लास्ट टॉपिक रहेगा हमारे पास हाइजेंस साहब का क्या? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सिंपल है वो, और सिंपल है वो, तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखो कैसे कहानी तो ये होगी इस बार, ये एक मीडियम 1 रेयर मान लेता हूं और मीडियम 2 डेंसर मान लेता हूं। 2 लाइट की रे मुझे इस बार भी चाहिए होंगी, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। यहां पर आप नॉर्मल डालेंगे
तो ये इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा? इंसिडेंट वेव फ्रंट होगा, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब ये जो लाइट की रे तो सेम मीडियम में है, लेट्स से कि ये V1T में तो यहां पर आई, तो ये जो लाइट की रे आई वो तो यहां चली जाएगी, जो लाइट की रे तो यहां चली जाएगी। इंसिडेंट रे ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का बनेगा। समझ में बेटे? जहां समझ नहीं आया प्लीज बोल देना, राइट। ये जो स्पीड आई ये क्या आएगी? V1 इंटू टी। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं? अब यहां पर जो आपके पास डिस्टेंस है ये V1 इंटू टी। अब यहां पर ये लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी, तो ये बेसिकली टुवर्ड्स द नॉर्मल पैनल। अब आप क्या करेंगे कि यहां से जो डिस्टेंस आई होगी उसको घुमाकर जब आप एक लेकर आएंगे तो आपके पास एक आर्क यहां से भी लगेगा, तो सही वेव फ्रंट तो बनाओगे। हाँ, वेव फ्रंट डिफर करेगा इस बार, लेकिन बनेगा तो है वेव फ्रंट, पर इस बार अलग बनेगा, कुछ चेंज होगा। यानी कि इस बार में वेव फ्रंट आएगा, वो अगर आप गोला बनाओगे पूरा तो ये हो जाएगा, लेकिन गोला तो इस बार है ही। मैंने क्या बोला था कि अगर मीडियम चेंज होगा तो लाइट की स्पीड भी चेंज हो जाएगी। तो इस बार का जो वेव फ्रंट आएगा थोड़ा सा कम पहुंचेगा, यानी कि ये स्पीड कम ट्रेवल करी होगी। तो इस बार वेव फ्रंट हमारे पास कुछ यहाँ पर, इसका वेव फ्रंट तो सेम ही है। अब इन दोनों को जब आप ज्वाइन कर दोगे इनके कॉमन टेंजेंट को, तो ये आपके पास क्या बनेगा बेटा? रिफ्रैक्टेड वेव। बनना तरीका वही है, लेकिन इस बार जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी रिफ्रैक्टेड वेव ने वो कम करी, क्योंकि लाइट कहाँ आई है? डेंसर मीडियम में है। अब कहानी तो यही है कि भैया ये हमारे पास क्या एंगल बना होगा? आई, ये वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट है। इंसिडेंट रे ने वेव फ्रंट के साथ ये पूरा कितना बनाया होगा? अंदर वाला हाई हो जाएगा। ये कितना बनाया होगा बेटा? 90 माइनस आई। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? आई। वही सेम कहानी है, कोई अंतर नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड एंगल कितना बना होगा? और ये वाला एंगल कितना बना होगा? 90 माइनस आई। ये वाला एंगल, 90। तो ये वाला एंगल पागल हो गया मुझे वो पूरा बेटा। ये वाला एंगल कितना बनेगा? कितना? आर। 180 सम की तो रखना है, 90 माइनस आर, 90 90 180 माइनस आर प्लस आर, पूरा सम एंगल सम प्रॉपर्टी तो मैच करनी है। तो ये कितना बन गया? आर। सारी बातें क्लियर है? लेकिन ये वाली जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी है, ये इस बार वेलोसिटी इन मीडियम 2 होगा। टाइम तो सेम है ना, टाइम थोड़ी चेंज किया। जितने टाइम में ये इसने ट्रेवल किया वो ज्यादा किया होगा, पर टाइम तो उतना ही दे रखा है हमने। क्लियर? अब आप ट्रायंगल ले लो ए बी सी और डी। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ए डी सी, अब आप ये मत लेना, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंट नहीं करना इसमें, सिंपल से लगा दो साइन आई। इस ट्रायंगल में साइन आई लगाएंगे तो क्या आएगा? पी अपॉन एच। आई यहाँ पर है तो बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये है तो पी ए है, तो पी कितना आ गया? V1 इंटू टी अपॉन ए सी। V1 इंटू टी अपॉन ए सी बेटा साइन आई। सिमिलरली अगर मैं साइन आर लूंगा तो देखो आर यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, तो बेस ये हो गया, तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा V2 इंटू टी, तो V2 इंटू टी अपॉन ए सी आ जाएगा बेटा। अब साइन आई अपॉन साइन आर करेंगे, क्या बात है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? V1T अपॉन AC अपॉन V2T अपॉन AC। AC फर्स्ट और फोर्थ टर्म मतलब फोर्थ टर्म ऊपर पहुंच जाएगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे डायरेक्ट लिख दो अब सीधा, साइन I बाय साइन R बराबर हो जाएगा बेटा V1T बाय ये 1 है, V1T बाय V2T, यानी कि V1 अपॉन V2 हो गया। अब मुझे आप ये बताओ, क्या V1 और V2 कभी चेंज होंगे? V1 और V2 अलग अलग हैं, लेकिन उस मीडियम में जो V1 है वो हमेशा ही V1 रहेगा, उस मीडियम में जो V2 है वो हमेशा ही V2 रहेगा, ये कभी चेंज नहीं होंगे। तो इसलिए ये किसके इक्वल होंगे? कांस्टेंट के। और स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या था? साइन आई बाय साइन आर का रेशियो क्या आता है हमारे पास? कांस्टेंट। तो आप ये भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू म्यू, और ये मैं आपको करा चुका हूं, μ1 बाय μ2 इज इक्वल्स टू V2 बाय V1। इनवर्स रिलेशन रहता है, इसके ऊपर कई क्वेश्चन भी कर चुके हैं, समझ में आ रहा है? और जो दूसरी बात कही थी ऑल लाइन द सेम प्लेन, बिल्कुल सेम वही बात कि जो सरफेस है मीडियम का सरफेस, इंसिडेंट रे, समझ में आ रहा है, और रिफ्रैक्टेड रे,
तीनों के तीनों देखो, ये रिफ्रैक्टेड रे वेव फ्रंट के 90 डिग्री पर है, इंसिडेंट रे वेव फ्रंट के 90 डिग्री पर है, और ये जो बाउंड्री सरफेस है ये प्लेन ऑफ बोर्ड के परपेंडिकुलर है, तो तीनों 90 डिग्री पर है। ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है? जब तीनों एक ही प्लेन पर हो। तीनों 90 डिग्री पे हैं, इसका मतलब क्या है कि तीनों सेम प्लेन में है। तो ये दोनों लॉ को प्रूव कर देता है। ठीक है, दिस प्रूव्स द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हाँ सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो हाइजेंस के कॉन्सेप्ट ने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को प्रूव कर दिया था। इनमें से एक तुम्हारे पेपर में जरूर आता है, हो सकता है दोनों भी आ जाएं। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास कौन सा आता है? ये आता है रिफ्लेक्शन का, पर कोई सा भी आ सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं। ठीक है, कोई डाउट है? क्लियर है? तो आज के लिए यहीं पर रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।